देखिए, ये जो आज की हमारी क्लास होने वाली है, हम बातचीत करेंगे आज की क्लास में डी ट्रिपल एस बी पर। डी ट्रिपल एस बी पर बेसिकली ये क्लासेस मैंने कुछ समय के लिए अस्थायी तरीके से रोक दिया था। अब इसी क्लासेस को सतत तरीके से प्रतिदिन आपकी जो है 8:30 PM पे आप लोगों की क्लासेस जो है प्रारंभ हो रही है। आप अपने निर्धारित समय पे 8:30 बजे आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा। तो डी ट्रिपल एस बी के बारे में आप सभी लोग पढ़ेंगे और डी एस एस बी के अंतर्गत मैं आप लोगों को ये जो कंपोनेंट्स आप सभी लोग देख रहे हैं, ये सोशोलॉजी का कंपोनेंट बेसिकली टॉपिक दिया हुआ है कि सोशोलॉजिकल थ्योरी है, सोशोलॉजी ऑफ किनशिप है यानी रिश्तेदार, इकोनॉमिक सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक ऑफ इंडिया है, रिलीजन्स ऑफ सोसाइटी है, पॉलिटिकल सोशोलॉजी। ये आप देख रहे हैं, ये तो बेसिक है, ये एक पेज में है। बेसिकली यही सिलेबस होता है। अगर पूछा जाए सही मायने में तो ये सिलेबस होता है कि आपके सामने 22 पॉइंट जो है मेंशन किए गए हैं, ये सोशोलॉजी के हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं, आगे आपके सामने मिलता है एक कंपोनेंट और वो रिलेट कराता है सोशल वर्क को, है ना, सोशल वर्क को। सोशल वर्क में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क दिया, मतलब सोशल वर्क की एक प्रकृति क्या होती है, सोशल वर्क के डिफाइन एक परिभाषा क्या होता है, उसका क्षेत्र वगैरह इसके अंतर्गत कवर हो जाता है। फिर आगे फिर कहा कि सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड कंटेम्प्रेरी जो है कॉन्सर्न सब्जेक्ट पॉइंट को इन्होंने मेंशन किया, यानी सामाजिक जो शास्त्र है उसके अंतर्गत अवधारणाओं को लेकर बात किया इन्होंने। साथ ही साथ समकालीन कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में जिक्र इन्होंने किया। ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल इन्वायरमेंट के बारे में जिक्र किया है। स्टेट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस के बारे में बात किया है। तो इस तरीके से सोशल वर्क के अंतर्गत कुल टोटल इन्होंने 29 पॉइंट को मेंशन किया। तो इसमें कुछ पॉइंट यूजीसी नेट को बेसिकली डाला है, प्लस में कुछ है एम्स मेडिकल सोशल वर्क का सिलेबस को डाला है। दोनों मिलाकर इसको मिक्स किया और बनाया डी ट्रिपल एस बी का सिलेबस। ठीक है, इस सिलेबस जो आपके सामने यहाँ पर पेश है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क का मतलब होता है व्यावसायिक समाज कार्य, और ये आपको रिलेट कराएगा यूजीसी नेट में। इसमें लगभग 90% आपको यूजीसी नेट का पॉइंट इसमें मेंशन किया है सोशल वर्क का। उसके बाद देखिए, यह अब आपको देखना यहाँ पे है, बहुत बच्चे कहते हैं भाई कि आरटीआई लगाया, आरटीआई के चक्कर में इन लोगों ने, या तो आप ये कह लीजिए कि इन लोगों ने परेशान करने के लिए या तो क्रिमिनोलॉजी का पूरा सिलेबस उठा के दे दिया, या तो ऐसा क्रिमिनोलॉजी से इतना सवाल लास्ट टाइम में डी ट्रिपल एस बी का अगर पेपर उठा के देखेंगे तो इतने पॉइंट नहीं पूछे गए हैं सोशल, डी ट्रिपल एस बी की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन इस बार 2024 में बहुत बच्चों ने आरटीआई लगा दिया डी ट्रिपल एस बी पे। डी ट्रिपल एस बी ने फिर जारी किया क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस, और इन्होंने ऐसा जारी किया कि 24 या 5 पेज तक का आप देख सकते हैं। यहाँ पर केवल और केवल जो सिलेबस मेंशन किया गया है वो क्रिमिनोलॉजी का है, केवल 24 पेज का। आप देख सकते हो कि यूजी जो है फर्स्ट पेपर में सोशोलॉजी का 22 पॉइंट में कवर कर दिया सिलेबस, सेकंड पेज में कवर कर दिया आपका सोशल वर्क का 29 पॉइंट में। लेकिन डी ट्रिपल एस बी में क्रिमिनोलॉजी का यहाँ पे 24 या समथिंग प्लस ही है, 25 या 23 के आसपास है। ये केवल दे दिया आपका क्रिमिनोलॉजी का। फिलहाल कोई बात नहीं है, अगर दिया है तो कवर तो हम लोगों को करना ही होगा इसके बारे में, है ना। लेकिन एक बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसे पूछना है केवल 100 क्वेश्चन। बात को बड़े ध्यान सुनिएगा। अब अगर मैं ही आपसे कहूँ कि मुझे 100 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं, तो मेरे सामने जो है 3 सब्जेक्ट रखे गए हैं, और तीनों सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं सर 100 नहीं 200 हैं। सॉरी 200 क्वेश्चन है। हाँ, अगर मान लें आपके सामने 200 क्वेश्चंस रखे गए हैं और 3 सब्जेक्ट आपके सामने है, तो यहाँ 3 सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूँगा आप लोगों से, तो कुछ सब मिला जुला के यहाँ डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आवश्यकता है। पहली बात, आपको कुल टोटल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट के आधार पर सवाल पूछा जाएगा, एक फैक्ट के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। चाहे डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम हो, चाहे एम पी सेट का एग्ज़ाम हो, है ना, या आप एम पी पी एस सी का एग्ज़ाम ले लीजिए, एम पी पी एस सी का एग्ज़ाम ले लीजिए, या आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क ले लीजिए, या उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क ले लीजिए, या छत्तीसगढ़ का सेट ले लीजिए। इन सभी परीक्षाओं में केवल और केवल फैक्ट पूछे जाते हैं।
है ना, इनमें फैक्ट पूछा जाता है। फैक्ट का मतलब जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी 18 जून का पेपर दिया होगा यूजीसी नेट ने, जिन बच्चों ने दिया होगा वो फैक्ट था, है ना, लगभग फैक्ट आने का तरीका वही होता है। आपसे सीधा सीधा पूछ लेता है भाई कि बताइए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम कब आया, तो सीधा ये फैक्ट बोलते हैं इसको। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के आधार पे अगर मैं कोई डिसेबिलिटी पर लेकर विचार विमर्श करके सवाल करता हूँ तो उसको कहा जाता है कि यह कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, ये अप्लाइड प्रश्न है ना। तो फैक्ट पूछे जाएंगे। फिलहाल देखते हैं क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत हमें क्या करना होगा। हमने यहाँ पर आप सभी के लिए सिलेबस में ये चीज़ें मेंशन कर रखा है, अभी मैं आप लोगों से इस पर डिस्कस करूँगा और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर भी, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं सभी लोग कि क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत मैंने लिया, यहाँ डिफाइन किया है क्रिमिनोलॉजी को लेकर, फिर नेचर इसके स्कोप को क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत, फिर हम लोग बात करेंगे रिलेशन विद द अदर सोशल सर्विसेज को लेकर, इसमें क्या क्या सर्विसेज हैं। ये मैंने पीडीएफ में आप सबके सामने यहाँ पे इंग्लिश में प्लस हिंदी में अपराध विज्ञान अपराध शास्त्र की परिभाषा क्या, अपराध शास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र क्या है, फिर अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध में इसकी पूरा इस पीडीएफ में अगर मैं बात करता हूँ कुल 62 पेज है ना। तो आपको आसानी से ये चीज़ें यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ है, मतलब आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, आप निश्चिंत रहें इसके बारे में, है ना। ये बनाया है मैंने। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को 10 से केवल 5 मिनट और टाइम लूँगा और मैं आप लोगों को हमारी इस क्लास में कुछ बच्चे एमपी सेट के भी जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे एमपीपीएससी के भी जुड़े हुए हैं, है ना, क्योंकि क्लास मैंने आज 20 तारीख से मैंने कहा था कि आप लोग क्लास स्टार्ट करूँगा, तो मैंने आज से स्टार्ट किया है एमपीपीएससी क्लास भी, DSSB की भी। तो मैं इसलिए क्लास, देखिए आप यहाँ पे एमपीपीएससी का सिलेबस, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा अभी मैं डीएसएसबी पे आता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब एमपीपीएससी का ये सिलेबस आप देख रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा जो बच्चे एमपीपीएससी वगैरह तैयारी कर रहे हैं, फिर भी जानकारी के लिए है। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ एमपीपीएससी तो लिखा हुआ, क्योंकि एमपीपीएससी ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है, वो एग्ज़ाम है आपका सेट, इसे कहा जाता है एमपी सेट, मध्य प्रदेश बेसिकली आधार पर हम बात करते हैं, स्टेट लेवल पर ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एक प्रकार का। यहाँ भी सब्जेक्ट सोशोलॉजी मेंशन किया पेपर सेकंड में। अगर मैं एमपीपीएससी की अगर मैं आपसे बात करता तो यहाँ भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है समाज शास्त्र को, लेकिन यहाँ समाज शास्त्र की अवधारणाओं वगैरह के लेकर बात की गई है। मतलब पहला यूनिट में क्या है, टोटली डिफरेंट है, आपको बताया ये गया है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। यहाँ आपको समाजशास्त्र के प्रकृति के बारे में पढ़ना है, समुदाय संस्था समिति मानदंड, ठीक है, आपको मूल्य वगैरह के बारे में पढ़ना, स्थिति परिस्थिति स्टेटस क्या होता है, सामाजिक संरचना क्या होती है, सामाजिक समूह क्या, ये सारा पढ़ना पहले यूनिट में। दूसरे यूनिट में आपको सामाजिककरण पढ़ना होगा। सामाजिकरण का मतलब होता है सोशलाइजेशन के आधार पे, तो यहाँ पे आपको सामाजिक परिवर्तन होगा, सामाजिक स्तरीकरण होगा, सामाजिकरण होगा, ठीक है, भारतीय समाज के आवश्यक स्वरूप होंगे, ठीक है, और समकालीन कुछ मुद्दे होंगे जैसे निर्धनता, जाति, धार्मिक अंतरपीढ़ी, फिर घरेलू हिंसा, दहेज, तलाक एक्सेट्रा, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं समकालीन मुद्दे जो आज के समय में ऐसे कुछ मुद्दे चलते हैं, तो इनके बारे में प्रश्न, ये अप्लाइड इस यूनिट के अंतर्गत कुछ अप्लाइड चीज़ें बन सकती है। अगर मैं बात करता हूँ आगे तो फिर समाजशास्त्रीय सिद्धांत को लेकर बातचीत किया गया इसमें, और समाजशास्त्रीय सिद्धांत में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पे, तो आप लोग कहेंगे कि नडाल, रेडक्लिफ ब्राउन का नाम, प्रकार्यवाद में दुर्खिम पार्सन्स का नाम। तो थोड़ा सा अगर मैं इधर आता हूँ, ये तो एमपीपीएससी का सिलेबस हम देख रहे थे, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एमपी सेट पे आता हूँ तो एमपी सेट के सिलेबस में जब सोशोलॉजी का कहा गया, थोड़ा सा अंतर है, ये बात ध्यान रखिएगा, सिलेबस में परिवर्तन है थोड़ा बहुत, है ना। आप ये ना समझिएगा कि सिलेबस कॉमन है एमपीपीएससी का और एमपी सेट का, परिवर्तित है, लेकिन क्या कॉमन है क्या परिवर्तित है ये भी मैं आपसे बातचीत करूँगा। देखिए अगर आप, मैं कहता हूँ एक ही घंटे आप स्टडी करें, लेकिन वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना, ये नहीं कि आपको कोई और चीज़ें पढ़ लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य पात्रता परीक्षा है, ये आप सभी लोग देख रहे हैं, स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर, आप सभी देख रहे हैं। ऐच्छिक का मतलब होता है पॉजिटिव, जो आपके बेसिकली जिससे आपने डिग्री या पीजी जिससे आपने किया है। तो समाजशास्त्रीय यहाँ पे जो है शास्त्रीय समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्रीय परंपराओं के बारे में बात किया गया है, तो जैसे इमिल दुर्खिम है, मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स है। वहीं अगर हम बात करते हैं एमपीपीएससी में, तो देखिए यहाँ पे समाजशास्त्रीय सिद्धांत, यहाँ पे शास्त्रीय शब्द नहीं मेंशन किया है, ठीक है, ये थोड़ा सा परिवर्तित मिल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली नडेल का नाम, रेडक्लिफ ब्राउन का नाम, मेरिनोवस्की का नाम, दुर्खिम का नाम, पार्सन्स का नाम, और रेडक्लिफ अगर हम बात करें मर्टन का नाम, ठीक है, मैक्स वेबर का नाम, पैरेटो का नाम, विल्फ्रेड पैरेटो, ठीक है, जॉर्ज मीड का नाम, फिर ब्लूमर का नाम, ठीक है, इस तरीके के नाम आप देख रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा सेट में भी वही है,
आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए इमाइल जो है, इमाइल दुर्खिम का नाम, मैक्स वेबर का नाम, कार्ल मार्क्स का नाम, संरचना प्रकारवाद के बाद में बात करेंगे, मेलिनोवस्की का नाम, रेडक्लिफ ब्राउन का नाम, टाल्टर पार्सन का नाम, मर्टन का नाम, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस का नाम। ये सारी चीज़ें आप, मेरे पास सारी चीज़ें बनाई गई हैं, क्रम में बनाई गई हैं। मैंने फोल्डर भी अपने गूगल ड्राइव पे बना दिया है, एमपी सेट करके 1 लिखा है और उसमें 2024 लिखा है। तो अब जितना भी यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत एमपी सेट का आएगा, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें मेंशन कर रखा है, ठीक है। वहीं एमपी पीएससी का मैं अलग से आप लोगों को एमपी पीएससी का 2024 करके लिखा है, उसमें भी आपको जो यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, ये सारी चीज़ें 1 2 3 वो चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो वो आपको नोट्स तो आप निश्चिंत रहा करें हमारे यहाँ से, तो आपको प्रॉपर जो है दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों में चीज़ें कॉमन होती है, इनकी किताबें का नाम हो गया, इनके कॉन्सेप्ट हो गया, ये चीज़ें। अब देखो तीसरे यूनिट में क्या हुआ, देखो मीड का नाम आ गया, कार्ल मेनहेम का नाम आ गया, अल्फ्रेड सूटज का नाम आ गया, गॉर्फिकेल का नाम आ गया, गॉफमैन का नाम आ गया, ठीक है, किल्फर्ट गीटस का नाम आ गया, उत्तर आधुनिकता, देखो नाम लिखा हुआ है साफ शब्दों में, ठीक है, इनका क्या क्या नाम है, मिशेल फूको का नाम है, हर्बर मास नाम है। अब यही देखिए एमपीपीएससी में घुरई, अच्छा ये आगे भी आएंगे, घुरई वगैरह का नाम आएगा, ठीक है, श्रीनिवासन वगैरह, राधा कमल मुखर्जी वगैरह का नाम आगे आएगा, आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपको इसके अंतर्गत देखिए, यहाँ पे 5वें में अलेक्जेंडर हो गया, हाइबरमास हो गया, अल्थूजर हो गया, गिडिस हो गया, देरिंदा हो गया, ये सब विद्वान का नाम है, ठीक है। अब इनके अंतर्गत कुछ अवधारणाएं होती हैं, तो देखो अब यही बात है ना कि यहाँ पे देखिए समकालीन मुद्दे दे दिया, विकासकालीन जनसंख्या, ये सारा मैंने आप लोगों को पहले भी प्रोवाइड एमपीपीएससी के बच्चों में कर रखा हूँ, 7 यूनिट तो उनको नोट्स मिल चुका है। फिलहाल मैं एक बार अभी एमपीपीएससी का पूरा कंटेंट जो है इरेज नहीं किया हूँ, अभी फ्री होऊंगा शाम को रात में, तो मैं उसको सारा डिलीट मार के दोबारा से आप लोगों को यूनिट नंबर 1 लिखूंगा, उसके नीचे पूरा एमपीपीएससी का क्या होगा, कंटेंट होगा। तो ये मैं आज ही काम करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप सभी को क्रम में एमपीपीएससी का मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले एमपीपीएससी का आज काम होगा, फिर कल DSSB का होगा, आज केवल एमपीपीएससी का काम होगा। फिर उसके बाद देखिए एमपी सेट वालों का ये है सिलेबस, ठीक है। तो आप इसको ना समझेंगे कि एमपीपीएससी से रिलेटेड, लेकिन एमपीपीएससी से क्या रिलेट है ये भी जानना अत्यंत आवश्यक। देखिए अभी मैंने एमपीपीएससी में बता रहा था, तो वहाँ पे देखो गांधी जी का नाम, अम्बेडकर जी का नाम, मुखर्जी का नाम, घुरई का नाम, श्रीनिवासन का नाम, जो है इरावती कर्वे का नाम, ये आ जाता है। फिर यहाँ पे देखिए विधियों वगैरह हम बात करते हैं, तो समाजकारी शोध आपका यहाँ पर प्रविधियाँ हो गया, मेथड हो गया, वो चीज़ें यहाँ पे बेसिकली रिसर्च है एक प्रकार से, आप ऐसा कह लो, ठीक है। तो ये पॉइंट इसके अंतर्गत मेंशन की गई है। समुदाय हो गया, संस्कृति हो गया, प्रवासी, देखिए यहाँ पे देखो ये पहले यूनिट में था, एमपीपीएससी का पहले यूनिट में था ये, एमपीपीएससी का परिस्थिति वगैरह कहाँ थी, अभी मैंने अभी आपको पढ़ा रहा था पहले यूनिट में। विवाह, देखो ये विवाह एमपीपीएससी का आपको मिलेगा यूनिट नंबर 9 में मिलेगा आपको, ठीक है। विवाह, परिवार, नातेदारी वगैरह आपको एमपीपीएससी में मिलेगा, 9 में मिलेगा, ये सारा चीज़ें है ना। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको यही बताना चाहता था, अलग है, बट सिलेबस में आप ये ना समझिए कि देखो लिखा तो भले सोशोलॉजी है उसमें, तो सोशोलॉजी लिखने का मतलब ये है कि कुछ पॉइंट आपको मेंशन करेगा सोशोलॉजी में, वहाँ पे समाजशास्त्र का, लेकिन अंतर है। ये सिलेबस मैं देख रहा हूँ जो आयोग के द्वारा बेसिकली भेजा गया है, मैं उसी सिलेबस को दिखा रहा हूँ। ये एमपी सेट का सिलेबस है आयोग के द्वारा, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये सिलेबस एमपीपीएससी का है जो आयोग दिखा रहा है, ठीक है। उनके सिलेबस को मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके आधार पे आप सभी लोग इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पता चले कि आप लोग कोई किताब खरीद लिया हरियंट की, समाजशास्त्र वाली, यूजीसी नेट की, और उसमें आप पढ़ गए, उसको पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। तो वो देखो ये सभी एक किताब में कहीं भी कंटेंट नहीं मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप सोचो कि एक जगह मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो एमपीपीएससी एमपी सेट के स्टूडेंट खासकर इस बात को फोकस करेंगे। यदि आपके पास सिलेबस है तो आप देख सकते हो, या तो अगर मैं कहोगे तो आप लोग, मैं आपके सिलेबस आपके ग्रुप में डाल दूंगा, दोनों सिलेबस डाल दूंगा, आप लोग देखना चाहते हो तो देख भी लेंगे, क्योंकि डिफरेंट है, अंतर है, ये बात आप ध्यान रखना है। अब कंफ्यूज मत होना है, यहाँ जरा सा भी भूमिका सोशल वर्क की नहीं है, परंतु कुछ जगहों पे आपके पॉइंट्स मिलते हैं जो सोशल वर्क वगैरह लिखा रहेगा, वहाँ पे ऑलरेडी लिखा रहेगा, जैसे DSSB में लिखा है, ठीक है। तो वो पढ़ना जरूरी है। तो जो सिलेबस में लिखा उसको पढ़ेंगे तो उसी के आधार पे सवाल आएंगे। सिलेबस से अगर हट के सवाल आ गए तो चलो 1 आ गया, 2 आ गया तो अपवाद मान लिया जाता है। भाई 10-10, 12-12, 20-20 सवाल अगर आप दे देंगे ना, तो सवाल पे क्लेम हो जाएगा। क्लेम का मतलब जानते हो, दावा कर सकते हो आप फिर उसके बाद कोर्ट में, ठीक है। तो ये होता है क्लेम कर, तो वो बेसिकली अब आयोग है, प्रश्न बनाएगा तो सिलेबस के आधार पर बनाएगा। मैं भी अगर पेपर क्वेश्चन बनाऊंगा तो सिलेबस के आधार पर बनाऊंगा। आप लोग को पढ़ाता हूँ तो बीच बीच सवाल करता हूँ, तो जो पढ़ाता हूँ उसी से आधार बनाता हूँ ना, क्योंकि जो पढ़ा है आपने, अच्छा ये बेसिकली वास्तविकता है, यही सत्य बात है,
है ना। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास सिलेबस कुछ और हो, क्वेश्चन कैसे और आ जाए, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सिलेबस पढ़ के जा रहे हैं, सिलेबस पे आप सभी लोग फोकस करेंगे अपने अपने सिलेबस पे, इसलिए मैं कहता हूँ सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लिया करो आप लोग। प्रिंट आउट निकाल के उसके बाद रखा करो सामने, एक टॉपिक कवर किया करो, उस पर सही का टिक मार दिया करो कि ये टॉपिक हो गया कवर। इसके नोट्स मिल गए हैं तो इसको कर दिया करो टिक, हाँ भाई इसके नोट्स भी मिल गए हैं, ठीक है, ओके कर दिया करो उस सिलेबस पे। तो भाई 10-12 पेज का होता है, तो जितने भी पेज का होता है लाइक उस पेज को आप प्रिंट आउट कर लो, बस क्या दिक्कत हो रही है। जैसे सब इतना खर्च कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई के लेकर, तो भाई 15-20 रुपये लगेंगे, प्रिंट आउट करवा लो उसको, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब आते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो फिर मैं चलो MPPS DSSB पे बता दीजिए अगर कोई और सर एक चीज और बोल रहा था सर, वो क्लास का सर मैंने आपको मैसेज भी दिया था, या तो मॉर्निंग में हो जाए सर एमपी स्टड वालों की, या इवनिंग पंकज सोनी, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे सिलेबस जो है क्लास को लेकर थोड़ा सा बच्चों को वो हो रहा है, टाइम इश्यूज हो रहा है। देखिए अभी तो मैं फ़िलहाल क्या कर रखा है, एक क्लास मैं बेसिकली आप सभी लोगों के लिए मॉर्निंग में चलाऊँगा, क्योंकि मॉर्निंग भी एक अच्छा समय होता है पढ़ने वगैरह को लेकर। मेरे हिसाब से तो मॉर्निंग ये क्लास होनी भी चाहिए, और यदि आप चाहेंगे तो मॉर्निंग क्लास में आप लोगों को कर दूंगा MPPSC की क्लास भी और MP सेट की भी क्लास, है ना, दोनों। बशर्ते अब ये है जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं अपनी जॉब वगैरह पे भी होते हैं, उनके बच्चे वगैरह स्कूल वगैरह जाते हैं, मॉर्निंग में तैयार वैयार करना पड़ता है उनको। तो इस तरीके अगर किसी को कोई डाउट वगैरह लगता है, कोई प्रॉब्लम्स बनती है, तो आप प्लीज़ एक बार ग्रुप में मैसेज करिएगा, ताकि मैं देख सकूँ कि कितने बच्चे इस तरीके के हैं जो उनके पास प्रॉब्लम्स इस तरीके से फेस करते हैं ना, है ना। तो मैं उन लोगों को खासकर ध्यान रखूँगा जो बच्चे पर डे क्लासेस लेते हैं, ठीक है, उनके बच्चों को खासकर उन बच्चों को ध्यान रखूँगा जो क्लासेस कभी कभार रखते हैं बच्चे। हालांकि मैं जानता हूँ कौन बच्चा डेली आता है, कौन बच्चा कभी कभार आता है, मुझे पता होता है। तो ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से क्लास का शेड्यूल बना दूंगा आप लोगों का। अगर मॉर्निंग क्लास रहेगी तो मैं एक क्लास मॉर्निंग की देने के लिए मैं तत्पर हूँ, है ना। और सारे कंटेंट वगैरह भी अपने पास तो है ही है, कंटेंट ओपन करके आपको सारी चीज़ें स्टडी करा के वहाँ पे 2-4 क्वेश्चन करवा के या प्रैक्टिस करवा के मैं आप लोगों की क्लासेस जो है मॉर्निंग में कर सकता हूँ, नो इशू। तो अगर किसी बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम्स बनती है तो अपने ग्रुप में टाइम को लेकर प्लीज़ एक बार मैसेज करिएगा आप लोग कि सर टाइम कौन सा रखा जाए, ठीक है। अपने टाइम को आप लोग मेंशन करिएगा, मैं उसी हिसाब से इवेल्युएट कर लूँगा, ऑब्जर्व कर लूँगा कि जो बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं मॉर्निंग की तरफ, क्या जा रहे हैं इवनिंग के टाइम। तो जहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहेगी मैं उसी की तरफ झुकाव करूँगा आप लोगों की, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ कोई और कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, आगे बताइए। MP सेट MPPSC के स्टूडेंट अगर कोई मन में कोई भी डाउट या कोई इस तरीके की चीज़ें बन रही, प्लीज़ एक बार स्पष्टीकरण करेंगे, क्योंकि मैंने सिलेबस दोनों दिखा दिया है, MP सेट भी दिखा दिया है, MPPSC भी दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ दोनों सिलेबस के बारे में समझ गए। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ें होंगी आप मुझे बताइएगा, मैं उसको भी क्लियर कर दूँगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक है, प्लीज़ बताइए, टाइम वेस्ट मत करिए, प्लीज़ बताइए, जल्दी करिए भाई। MPPSC सर बुक्स का जरूर बता दीजिएगा, बुक्स कौन सी लेनी है एमपी सेट के लिए। MP सेट के लिए देखो मैं आपको बता दूं, MP सेट के लिए बुक में अगर आप बात करते हैं तो जैसे आपके सामने डालेंगे भी बुक, तो आपको हरियंट उठा के देगा सीधा सीधा समाजशास्त्र में। पूरा टॉपिक आपको समाजशास्त्र का हरियंट की बुक से मिलेगा भी नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि बुक्स ना ले तो बेटर है, और यदि आप बुक लेंगे भी तो मैं इसके बारे में एक बार देख लेता हूँ, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कौन सी बुक लेना होगा, है ना। फिलहाल मैं अभी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप लोग बुक ना ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे पास तो सारे कंटेंट हैं, तो फिर बुक लेने की क्या ज़रूरत है 400-500 रुपये लगाने की। सारा चीज़ तो मैं आप लोगों को खुद प्रोवाइड कराऊँगा, है ना, ठीक है। अभी ओम एक बच्चा है भाई MP ऑनलाइन से सोशल वर्क की यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के सीक्वेंस में कोई वीडियो रिकॉर्डेड सेंड कर दीजिए सर। पर्सनल सेंड करने, यार ये गलत काम करते हो आप लोग, पर्सनल क्यों भिजवाते हो। टेलीग्राम पे ऑलरेडी देता हूँ, एक दिन तो आते हो क्लास लेने आप सभी लोग, उसके बावजूद भी आप कहते हो पर्सनल भेजो। पर्सनल मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को भेजने में, है ना। फिलहाल आप लोग टेलीग्राम पर चेक कर लिया करें, अगर ना मिले तो मुझसे बोला करें, मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, आगे बढ़िए। अब आते हैं हम सीधा DSSB के सिलेबस पे। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम के बारे में पढ़ेंगे पॉइंट 3 में, पॉइंट 4 में क्राइम ट्रेंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। IPC वगैरह थोड़ा सा मिलेगा यहाँ पे। क्राइम प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम को लेकर थोड़ा सा पढ़ेंगे, भाई क्या अप्रोच लगा सकते हो कम्युनिटी वगैरह में, है ना। अब देखो इतना डीप में सवाल तो नहीं आएगा, अब क्या DSSB ने मोड बनाया भाई, क्या उम्मीद किया किसने क्राइम क्रिमिनोलॉजी को लेकर इतना सारा सवाल। ये तो मुझे लगता है कि जब बच्चे करते हैं PG क्रिमिनोलॉजी से, उनका पूरा सिलेबस उठा के दे दिया है
है ना, इन्होंने अपने मन से बनाया भी नहीं है, उठाया कहीं से कॉपी किया है, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया है ना, इन लोगों ने ऐसा किया सर है। गुस्से में तो नहीं दे दिया? ये होता है भाई, इरिटेट हो गया होगा भाई, आरटीआई लगा दिया होगा आप लोगों ने, है ना। एक तो इसने निकाला आरटीआई के कारण उसने इरिटेट होके दिया। देख, कारण ये होता है कभी कभी मैं बताऊं आपको कि निकाला वैकेंसी पंकज जी सुनिए, अब निकाला उसने सोशोलॉजी पर वैकेंसी, दिया उसने सोशल वर्क को भी थोड़ा सा मौका, थोड़ा सा दिया क्रिमिनोलॉजी को मौका। अब उसमें भी आप उसे इरिटेट कर रहे हो, कर ले बेटा, आप क्रिमिनोलॉजी का पूरा सिलेबस ले लो, है ना। आपको वैकेंसी तो सोशोलॉजी की ही थी, जैसे सेट वालों ने भी फ़ोन किया था पंकज के यहाँ, है ना। एक तो कहा कि आपको दिया मौका, फिर भी आप लगा रहे हो आरटीआई, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। फिलहाल भाई अब गुस्सा करेंगे तो क्या कर लेंगे, है ना। वो अपनी जगह, आप अपनी जगह दे दिया है तो कोई बात नहीं, आप भी हाँ चलो भाई पढ़ लेंगे, पर जितना पढ़ा ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, है ना। अब बड़ा भाई ये लगा है भाई कि क्रिमिनोलॉजी से कहीं उठा के सवाल ना दे दे, है ना, टोटल, क्योंकि सोशोलॉजी वाले, सोशल वर्क वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, क्रिमिनोलॉजी के बच्चे बड़े कम हैं। अब पता चला क्रिमिनोलॉजी के सारे 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 क्वेश्चंस दे दिए, है ना, बच्चे पूरा का पूरा हो जाएंगे। लेकिन मेरी जहाँ तक उम्मीद है पूरा का पूरा इस पॉइंट को, क्रिमिनोलॉजी को आप लोगों को कवर कराऊंगा। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे जी। सर अच्छा है ना, बहुत कुछ सुनने को सीखने को मिल जाएगा इससे भी। क्या क्या सीखने को मिलेगा इसमें? सर सिलेबस न्यू डाला है ना ये क्रिमिनोलॉजी का, उसके बारे में। अच्छा, ये सीखने को मिला? नहीं, हमने सोचा कि ये सीखने को मिला कि गुस्से में किस तरीके से किसी को परेशान करना। ना 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 नहीं सर। ऐसा मत लेकिन करना। सर इस बार DSSB ने ना मोस्टली सिलेबस सबका दिया है, जो टीचिंग वाले थे उनका भी पहले सिलेबस नहीं होता था, पर इस बार सबका सिलेबस दिया है हमने। DSSB वाले ना इतने, अब क्या उनको बता, हाँ इस बार सबका सिलेबस डाल दिया। करेंगे तो इतना अच्छा कर देंगे कि पूछो जिन, और नहीं करेंगे तो एकदम नहीं करेंगे, है ना। इनकी तो ऐसी आदत है, जब निकाल रहे थे वैकेंसी तो मैं कहता हूँ उसी दिन क्यों नहीं कर दिए सिलेबस, है ना, उनको तो उसी दिन कर देना चाहिए, है ना। और ये जो कि गलत चीज़ है फिलहाल, है ना। चलिए कोई नहीं, जो जैसा भी करेंगे भाई, करना तो हम ही लोगों को फाइट है कि नहीं, लड़ना तब हम ही लोगों को है। हाँ जी सर। हाँ, जो भी करेंगे भाई, ऐसा थोड़ी कि छोड़ के भाग जाएंगे। नौकरी पानी है इस बेरोजगारी में, है ना, इस समस्या में देख रहे हो कितना वैकेंसी, कितनी धांधली, क्या चीज़ें हो रही है, तो लड़ना तो होगा ही होगा हम लोगों को, है ना। जो होगा सब देखा जाएगा, बस अपना सही से स्टडी करते जाओ, ठीक है, बस सही तरीके से स्टडी करो। और नेट का तभी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं, जैसे कुछ मिलेगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अभी तो यूजीसी नेट के लिए कुछ अस्थायी तरीके से मैंने बंद कर रखा है ना। बट यूजीसी नेट के बच्चे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप तुरंत ग्रुप में ले सकते हैं। अस्थायी का मतलब एक ऐसे थोड़ी कि मैंने बंद कर दिया है, बाकी सारी डिस्कशन, सारी बातचीत करते रहेंगे, बच्चों को लिंक भी मिलता रहेगा, जुड़ते भी रहेंगे क्लास में, है ना। यूजीसी नेट के बच्चे होपलेस बिल्कुल ना हो। और अच्छी बात है जिन बच्चों का पेपर ख़राब गया था उनके लिए तो अच्छी बात है, अगर यहाँ पर बेसिकली अगर पेपर दोबारा से होता है तो, है ना। अब देखिए, अपराध शास्त्र के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ा रखा था, जैसा कि अपराध का मतलब होता है क्राइम। अपराध को अंग्रेजी में हम लोग क्राइम कहते हैं, और इसी शब्द के हिंदी पर्यायवाची में अगर मैं कहूँ तो आप क्या बोलोगे? कहोगे जुर्म। अब DSSB ना ऐसे ही सवाल करता है। मैं आपको बता दूं कि मैंने DSSB का पेपर दिया, ऐसी बात नहीं है कि यही दिया हूँ। मैंने DSSB के लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन पेपर करवाया, जो TGT वगैरह करता था उस समय। तो बड़े इजी जिस क्वेश्चन बनाता है, इजी मतलब क्या ये होता है, जैसे एक तो विषम निकाल दो, एक तो सब 4 रहेंगे, 3 तो अलग मैच करेगा, एक डिफरेंट होगा। तो जैसे अब ये जानना जरूरी है, हो सकता है भाई कोई भरोसा नहीं हो DSSB वालों का। जुर्म, कसूर, अपराध, दोष, अपकृत, पाप, है ना, गुनाह, ये सब क्या है? यह अपराध शास्त्र का पर्यायवाची शब्द है, कुछ भी दे सकता है। और इसी क्राइम शब्द को लैटिन भाषा में जानते हैं क्या नाम से बोला गया? क्रेम बोला गया। क्या बोला गया? क्रीमेन बोला गया। अब ये जानना जरूरी है, ये लैटिन है, क्योंकि फैक्ट सवाल आएंगे DSSB में, बात को ध्यान से सुनिएगा, फैक्ट वाले। तो क्रिमेन से उत्पन्न हुआ, इसका मतलब जानते हैं क्या था क्रिमेन का? प्लीज बताइए
तात्पर्य क्या था? पढ़ा चुका हूं शायद मैं। क्रिमेन का अर्थ क्या था? निर्णय देना, निर्णय देना, यह अर्थ था। अब बच्चे क्या करते हैं, क्राइम से सोचते हैं, क्राइम होगा, अपराध से कुछ ना कुछ तो ऑप्शन में होगा जरूर, और निर्णय देने को एलिमेंट कर देते हैं, क्योंकि निर्णय का मतलब एक प्रकार से डायरेक्शन जैसे शब्द आ जाता है, काउंसलिंग जैसा शब्द आ जाता है, ऐसा भाव रिप्रेजेंट होता है ना, निर्णय लेने को लेकर, डिसीजन को लेकर जिक्र करने लगता है, तो बच्चे गलत कर जाते हैं। तो क्रिमेन का जो अर्थ बनाया गया वो निर्णय देने से बनाया गया। तो ये तो लैटिन शब्द का था, लेकिन आपको मैंने एक और बताया था, एक ग्रीक भी भाषा से बना हुआ है। अच्छा, कोई बच्चा डीएसएसबी के नहीं है इस क्लास में क्या आज? वैसे तो हमेशा मिलते रहते हैं। और इसका मतलब भी क्रिमेन था, ये ग्रीक भाषा से था। अब देखिए, कभी कभी प्रश्न में ना लैटिन और ग्रीक दोनों लिखा रहता है, कहता आप बताओ कि अर्थ क्या होगा, दोनों के ऑप्शन में। अब एक का तो निर्णय देना होगा। यहाँ जो ग्रीक भाषा में बना हुआ है, इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? अलगाव। क्या होता है ये? अलगाव। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अपराध एक सार्वभौमिक समस्या है कि नहीं, जो कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में पाई जाती है ना। आज यह वाद विवाद का विषय बन गया है, चर्चा पर चर्चा का विषय बन गया है। तो यह वाद विवाद उस विविधता पर भी विचार करता है जिससे अपराध परिभाषित किया गया है, जिससे अपराध समझा जाता है ना। तो समाज में अलग अलग समय में, एक ही समाज में भी भिन्न भिन्न तरीके से अपराध हो सकते हैं, है ना, इस प्रक्रिया में। तो यहाँ एक बात कही जा रही है कि सामान्य शब्दों में ऐसा शास्त्र जिसमें सभी प्रकार के अपराधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपराध शास्त्र बोलेंगे, है कि नहीं? बात तो समझिए, जिसमें सभी प्रकार के अपराधों का अध्ययन किया जाएगा उसे क्या बोलोगे आप लोग? अपराध शास्त्र बोलोगे। अपराध शास्त्र का मतलब परिभाषा होता है, ये बात क्रिमिनोलॉजी इसे कहा जाता है। शास्त्र। हाँ, जब भी आप कभी इस तरीके से चीज़ें आती तो आप इस तरीके से बता सकते हो। अब अपराध शास्त्र में अपराध और आपराधिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब देखो, अब ये जरूरी नहीं है कि वैज्ञानिक अध्ययन केवल अपराध शास्त्र भी होता है। अच्छा देखो, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जब कभी एमपी में या उत्तराखंड में या छत्तीसगढ़ में वैकेंसी वगैरह निकाली जाती है, तो मैंने देखा है वहाँ एमएसडब्ल्यू को डाल देगा, सोशोलॉजी वाले एमए को डाल देगा, वहाँ एंथ्रोपोलॉजी वाला को भी डाल देगा एमए का, और क्रिमिनोलॉजी को भी डाल देगा। अच्छा, आप देखना, नोटिस करना, वैकेंसी ज़्यादातर बेसिकली, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा ये आता है, ज़्यादातर मैंने इस तरीके की चीज़ें देखा है। कारण ये है कि इनका जब भी आप अध्ययन करेंगे ना, और ख़ासकर सोशल वर्क हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, ये दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट को टच करते हैं। इनमें जब भी कोई क्रिया रिप्रेजेंट होती है वो क्रमबद्धता तरीके से ही अध्ययन होता है, वैज्ञानिक विधि के माध्यम से। तो कहने का आशय है मेरा कि अपराध शास्त्र में अपराध और आपराधिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तभी तो हमें वहाँ पर किसी क्रियाओं को या मैं किसी व्यवहार को मॉडिफाई कर पाऊँगा, अगर जब वैज्ञानिक अध्ययन करूँगा तब। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब था सुचारू ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से, सही तरीके से। वैज्ञानिक का मतलब यही होता है, क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित ढंग से, जिसमें आपराधिक गतिविधियों के कारण परिणाम, रोकथाम वगैरह क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपने सिस्टमैटिक ढंग से साइंटिफिक स्टडी को आपने लागू कर दिया है, तो सिंपल बात है कि रीज़न भी मिल जाएंगे, परिणाम भी मिल जाएंगे, इवैल्यूएशन भी मिल जाएगा, रोकथाम भी मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत इन्वॉल्व हो जाती है। तो अपराध शास्त्र बेसिकली वैज्ञानिक अध्ययन से ही किया जाता है। अच्छा, समाज शास्त्र में भी जब आप कोई क्रियाओं का, देखो समाज शास्त्र थ्योरेटिकल होता है ज़्यादातर, प्रैक्टिकल नहीं होता, थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है। तो थ्योरेटिकल क्रियाएं जब भी संचालित होती हैं तब भी वो क्रमबद्धता पर आधारित होती है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित होती है। सोशल वर्क जो होता है वो बेसिकली एक प्रकार से बात करें प्रोफेशनल होता है, वो बेसिकली प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बेस्ड होता है।
तो प्रैक्टिकल वाली प्रक्रिया में भी क्रमबद्धता वैज्ञानिक विधि का चीज़ों का यूज़ होता है ना। तो इन तीनों के मतलब एक ही होता है कि आप वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ेगा आपको। अब देखो पेपर यहाँ से ना सवाल अप्लाइड भी बन सकते हैं, फैक्ट भी बन सकते हैं, और बड़ा इजी बनेगा किस तरीके से। अब यही कीवर्ड है वैज्ञानिक अध्ययन, ऐसे शब्दों को आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। कॉपी पेन रखा करो, साथ में नोट कर लिया करो, क्योंकि ये कीवर्ड्स होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं आगामी समय में परीक्षाओं में। साथ ही साथ अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनेंगे तो उसमें आप जब पढ़ाएंगे बच्चों को तो भी ऐसे शब्द जो है बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालते हैं जब आप बोलेंगे तो। फिर कहता है यह एक ऐसा विषय क्षेत्र है जिसमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कानून और अन्य विषयों के सिद्धांतों और विधियों का अध्ययन अपराध की प्रकृति और कारणों को बेहतर ढंग से समझने के साथ साथ उसके जवाबों को समझने के लिए भी किया जाता है। यानी यह सिद्धांत और विधियों का एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। कहने का आशय क्या है, आप सब भलीभांति तरीके से इस बात से रूबरू हैं। सरल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ, अपराध या आपराधिक कानून का उल्लंघन है ये। देखो लिखा हुआ है कि भाई जब विधियों का अध्ययन कर रहे हैं, अपराध की प्रकृति और कारणों को बेहतर ढंग से समझने के साथ साथ जवाब को समझने के लिए आप कोई भी क्रिया संचालित कर रहे हैं तो वहाँ पे सिद्धांत और विधियों का हमें क्या करना पड़ेगा, व्यापक जानकारी लेनी पड़ेगी। तो जब अपराध या आपराधिक कानून का उल्लंघन है, चाहे वह कोई भी कार्य कितना भी अनैतिक या गलत क्यों ना हो, किंतु तब तक अपराध नहीं कहलाएगा जब तक आपराधिक कानून में उसे अपराध ना मान लिया जाए। अब आप कहो कि भाई वो अपराधी है, ये अपराधी है, अब यही तो है। अब यूजीसी का नेट का पेपर 18 जून का था और पेपर लीक हुआ। कुछ बच्चों का कहना है कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेशंस की प्रॉब्लम, ये गलती है कि सरकार की गलती है। अब इसके लिए बैठी है सीबीआई जांच। अब उस जांच में पता चलेगा आपको एक सप्ताह के अंदर कि पेपर लीक हुआ कि पेपर नहीं लीक हुआ। अगर पेपर लीक हुआ है तो दोबारा पेपर होगा। अगर उसने अपने रिपोर्ट में लिखा कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो पेपर दोबारा होगा भी नहीं, ये भी बता दूं, क्योंकि पेपर एक बार करवाने के लिए बड़े खर्च होते हैं गवर्नमेंट का, इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। और ऐसे में अगर आप पेपर होगा भी तो समझ लिए बड़ी मगजमारी का सिस्टम होने वाला है। अगर हो भी गया तो बड़ी मगजमारी होने वाली है ना। समस्या इतनी जल्दी पेपर तो कैंसिल हो गया ना सर? अभी तो देखो ये तो केवल इस तरीके, अभी जांच में कुछ ऐसा निकला नहीं है। ये तो आयोग ने भी कह दिया अगर कैंसिल हो, यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ, मैंने कह दिया कि भाई कैंसिल होना चाहिए, अब पेपर वहाँ पे लीक है ना। अब उसने के लिए तो भाई गवर्नमेंट आयोग और भी कमेटी वगैरह बैठी है, उसने कहा कि भाई अब ये जाँच होनी चाहिए, है ना। तो जाँच हो गई, अब जाँच बैठेगी। अब जाँच के आधार पर अभी आपने देखा नोटिफिकेशन में एक चीज़ लिखा हुआ है, आप देखिए जहाँ नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए कैंसिल पेपर का रीज़न साइट पे, वहाँ पे लिखा हुआ साफ शब्दों में, उसको जो है रेफर कर दिया गया, आप सारा ब्यौरा वो देखिएगा, है ना। अब क्या होने वाला है आने वाले समय में पता चलेगा, है ना, आने वाले समय में पता चलेगा। देखो ये तो कहने के बाद अभी हम लोग, जहाँ आप लोग को मैं बता दूँ पेपर देखो भाई लीक हुआ है, ऐसा नहीं, अब तो मैंने देखा नहीं, मैंने सुना बात कह रहा हूँ, आप लोगों ने भी सुना हुआ बातें कर रहे हैं। अच्छा, हालांकि ये सब चीज़ें देखने को कहाँ मिलती है, और कौन ऐसा महान भाव था जिन्होंने देखा पेपर लीक हुआ, है ना। हाँ, ये कि गलत चीज़ ये हुआ कि अगर आप वहाँ पे मोबाइल लेके अंदर बैठ चले गए या अंदर वो लेके चले गए, आप सही तरीके से क्वेश्चन पेपर को ढूंढ के आंसर कर रहे हैं, है ना, तो ये गलत हुआ है। इस तरह की चीज़ें हुई है ना। तो कहने का मतलब ये कि जब तक आपराधिक कानून में उससे अपराध ना मान ले भाई कि ये अपराध है, तब तक बेसिकली वहाँ पे इस क्रियाओं को संचालित नहीं किया जाता है। देखो दूसरे शब्दों में कानून का उल्लंघन करना क्या कहलाता है बताइए, अपराध कहलाता है। अब पेपर लीक हुआ तो इसका मतलब कानून का उल्लंघन हुआ, ये बात सत्य है। कानूनी दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं आपसे तो अपराध वह कार्य है जो सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होता है। अब आप देखिए पेपर लीक हुआ, सार्वजनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत हानिकारक हुआ। कुछ बच्चों की तो एज समाप्त हो जाएगी भाई, मान लीजिए यही पेपर अगर साल भर बाद हो जाए तो, मान लीजिए अगर भाई इसका डेट ऑफ बर्थ अभी इसी महीने में कंप्लीट हो रहा था 30-31 साल, अगले महीने में 32-33 साल का हो जाएगा भाई, तो जरा सट गया। अच्छा पेपर इस बार उसका गया, इसका मतलब हुआ कि अब देखो ये क्या है, ये एक प्रकार से सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है। एक बार पेपर अगर लीक होता है तो बच्चों का मतलब बच्चे 4 या 3 साल पीछे चले जाते हैं, है ना। इतना मतलब कंपटीशन, यहाँ इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं, है ना। भारत में अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बेसिकली अगर जो होता है जिससे बहुत नुकसान होता है युवाओं का, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बेरोजगारी होने का रीज़न एक बहुत महत्वपूर्ण कारक ही समझ सकते हो आप लोग कि ये पेपर लीक का होना।
अपराध सामाजिक रूप में हमेशा हानिकारक होता है, ये बात सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अपराध की अवहेलना करना दंडनीय होता है ना। वहीं अपराध शास्त्र में उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो आपराधिक व्यवहार में योगदान करते हैं। देखिए, है ना, अब सिराज के यहाँ फ़ोन आ रहा था, भाई इतने इतने पैसे लगेंगे। अब ये अगर बाय द वे मान लीजिए कोऑपरेट करते तो एक प्रकार से वो भी उसके भागीदारी होते। ऐसे कई बच्चे हैं, आई थिंक आप लोगों में से, जिनके पास कॉल आया होगा, नंबर आया होगा, है ना, इस तरीके की चीज़ें करके, है ना। अच्छा, ये लोग मेरे यहाँ फ़ोन नहीं करते यार, एक आध लोग मेरे यहाँ भी फ़ोन करके इस तरह की चीज़ें बताते हैं। मैं तो मना भी नहीं करता, मैं तो तुरंत करता, भाई चलो कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, है ना, ताकि इससे चीज़ें होती क्लियर होता, पता चलता कि भाई हाँ ऐसी चीज़ें हैं, है ना। और जल्दी बेसिकली किसी भी यूट्यूबर हो गया या किसी भी शिक्षक हो गया, उनके पास ये करते भी नहीं, जानते हैं चतुर चालाक है ये, है ना, चतुर चालाक हैं ये लोग। उसके बाद देखिए, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारक, इसके साथ साथ अपराधियों की आयु, लिंग, जाति, सामाजिक स्वास्थ्य स्थितियों का भी अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, ये बात सत्य है। आपराधिक व्यवहार के योगदान में अगर मैं बात करता हूं तो अपराध शास्त्र में उन तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, उसके सामाजिक एरिया को देखा जाएगा, आर्थिक एरिया को देखा जाएगा, मनोवैज्ञानिक कारकों को भी देखा जाएगा। यह स्टडी होती है, अच्छी खासी काउंसलिंग होती है ना, अच्छी खासी। और इसके साथ साथ अपराधियों की आयु भी देखी जाएगी, जेंडर भी देखा जाएगा, है ना, जाति हो गया, मानसिक स्वास्थ्य हो गया, स्थिति हो गया, एक एक चीज़ें बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपराध शास्त्र का ये पार्ट है। अपराध तो एक सार्वभौमिक समस्या है, ये बात ऐसा नहीं कि केवल ये आज है कल नहीं है ना, ये नहीं कि भाई ये समय समय पर ही उभरता है अपराधी, ये सार्वभौमिक समस्या है। और ये हर कंट्री, हर समाज, हर समुदाय जगह पे इन्वॉल्व है। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में पाई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। बस अगर मैं इंडिया के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ तो अब प्रत्येक समाज, इंडिया क्या, आप अदर कंट्री को भी मेंशन कर सकते हो। ये से सवाल बनते हैं, ये सारी चीज़ें ये जानना जरूरी, यही होता है कॉन्सेप्ट। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो बेटर है। अब देखिए, अपराध शास्त्र को अंग्रेजी में क्रिमिनोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया भी है अंग्रेजी में। अब देखो, ये तो बेसिकली क्राइम के बारे में यहाँ पे देखो क्रिमिनोलॉजी कहा गया, या दो शब्दों से मिलकर बना, एक अपराध एक शास्त्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, वह शास्त्र व विज्ञान, जिसके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि अपराध का अध्ययन करना, है ना, वही अपराध का अध्ययन करना ही बेसिकली क्या कहलाता है, अपराध शास्त्र कहलाता है ना। अपराध को मुख्य रूप से अगर मैं बात करता हूँ, देखो, एक तो सामाजिक दृष्टिकोण से आप बात कर सकते हो, सामाजिक कानूनी दृष्टिकोण से बात कर सकते हो अपराध के बारे में, और एक तो कानूनी दृष्टिकोण से बात कर सकते हो। अपराध के बेसिकली परिभाषित करने का तीन ही तरीका होता है, या तो आप उसे कानूनी दृष्टि से परिभाषित करो कि अपराध है, दूसरा आप तो सामाजिक दृष्टिकोण से उसे डिफाइन करो कि यह अपराध है, तीसरा आप सामाजिक कानूनी दृष्टिकोण से कर दो तो वो अपराध का पार्ट बन जाता है। तो यह अपराध बेसिकली इस तरीके से डिफाइन की जाती है। आगे देखिए, यहाँ पे कहा कि अपराध की व्याख्या की दंड और व्याख्या में अपराधियों के पुनः स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ये बात आपको पता है, 3 तथ्यों का अध्ययन करता है। 3 तथ्य क्या क्या हैं? एक तो अपराध की व्याख्या है, दूसरा अपराधियों के दंड की व्यवस्था है, तीसरा अपराधियों के लिए पुनः स्थापन या उसमें सुधार करने को लेकर बात कर रहा है। देखिए, जब प्रिवेंशन वगैरह की बात अगर हम लोग करते हैं, रोकथाम वगैरह की बात करते हैं, उनमें डीप में स्टडी वगैरह की बात करते हैं, तो इस तरीके के शब्द आते हैं हमारे सामने, है ना। जैसे मैंने अभी आपसे कह रहा था, एक कानूनी दृष्टिकोण से अपराध होता है ना, इरादतन किया गया कार्य, अपराधी कानून का उल्लंघन या अवहेलना जो कि बिना किसी औचित्य या बचाव से किया गया हो, वो अपराध है, तो हो जाएगा कानूनी दृष्टि से। अपराध सामाजिक कानूनी दृष्टि से बात करेंगे ना, तो समाज विरोधी व्यवहार आ जाता है सामाजिक दृष्टिकोण में। तो अपराध की व्याख्या एक तो बताओ, दूसरी अपराधियों के लिए दंड की व्यवस्था कर दो, तीसरा अपराधियों के लिए पुनः समाज के मुख्य धारा से जोड़ दो। मान लीजिए कोई क्राइम करके एक कोई व्यक्ति आया है, तो हमें उस अपराध का व्याख्या करनी पड़ेगी, अपराध हुआ कैसे। अगर उसने अपराध किया तो उसके लिए क्या है दंड की व्यवस्था, क्या दंड मिलेगा उसको, कितने साल की सज़ा क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से जुर्म, वहाँ पे पैरोल होता है, प्रोबेशन भी होता है, तो इस पे है या नहीं है, तो इसकी बेसिकली व्यवस्था, ये चीज़ें यहाँ पर दंड वगैरह की व्यवस्था।
यदि है भी तो क्या वो उस आयु के अंदर है जहां उसे समाज की मुख्य धारा से पुनः जोड़ा जा सके? ये 3 शब्द हैं और यही पुनः स्थापना की बात करता है, यानी उसमें सुधार करने की बात करता है। आशा करता हूं कि तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्लीज़ एक बार स्पष्टीकरण करिएगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज़ बताइए क्या चाहते हाँ जी हैं? सर। अच्छा जी, तो इस तरीके से सोनी है क्लास में? सोनी हाँ जी सर। कहाँ हो? बोल नहीं रही हो आज, क्या बात है? हाँ, सर आपके सुन रहे हैं ना इसीलिए। अच्छा अच्छा, सुन रही हो। अच्छा, बहुत बच्चे होते भाई इस तरीके के ना, हाँ जी बीच सर। बीच में बोला भी करो। मैं तो देखता हूँ यूजीसी नेट वाले बच्चे में खूब इस बार कथा सुने हैं मेरी, है ना। तो कथा सुनने की चक्कर मत रहिएगा। थोड़े बहुत वहाँ पे चीज़ें जो बनेगी मन में, विचार जो भी चीज़ें आएंगी, प्लीज़ आप सभी लोग उस चीज़ को तुरंत स्पष्टीकरण करिएगा। मैं आप लोगों को बताऊँगा ताकि वो चीज़ें आपको मैं नोट करवा सकूँ, है ना। अब देखिए आगे क्या कहता है आपके सामने। कहता है कि इस प्रकार अपराध शास्त्र में ना अपराध की व्याख्या के साथ साथ दंड शास्त्र और अपराध का एक निदान शास्त्र का भी अध्ययन भी शामिल किया गया है। अब देखिए, हम जितने डीप में जाएंगे उतने चीज़ें मिलेंगी आपको। और DSSB ने पता नहीं क्या सोचा कि भाई इस तरीके का वो सिलेबस दे दिया। अच्छा, ये तो मेरे ही लिए नहीं है भाई, ऐसे तो जितने भी यूट्यूबर वगैरह होंगे जो उनके लिए भी एक प्रकार से ये चीज़ें बन जाएंगी, है ना। ये केवल मेरे लिए ही नहीं दिया है, सभी के लिए। सर ये सिलेबस ना पूरा एमए क्रिमिनोलॉजी ड्यू का कॉपी पेस्ट कर दिया है, मैंने देखा था। अरे बहुत बढ़िया किया, बहुत तो तेज हो तुम, है ना। वो तो बस मुझे मालूम है कि ये कहीं ना कहीं से चीज़ों को सिलेबस को कॉपी करके ही डाला है, लेकिन फिलहाल मैं आप सबको ये चीज़ें कवर कराने वाला हूँ अपने DSSB का सर पूरा एज इट इज स्कूल में तो था, वो ही रख दिया है। DSSB का पूरे कंटेंट, पूरे नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा। ये निश्चिंत रहो कि हमारे यहाँ से स्टडी करिएगा, जरा सा भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर कहता है निदान शास्त्र। देखो, निदान शास्त्र का मतलब अब यही शब्द होते हैं क्योंकि परीक्षा में ना कीवर्ड समझा जाता है। अब ये थोड़ी ना कि सर ने निदान शास्त्र पढ़ाया है तब यही पूछा जाएगा, दंड शास्त्र जो यहाँ पे आम घास लिखा यही है, नहीं, केवल कीवर्ड्स को समझो और पॉइंट को समझो। मैंने कहा कि अपराध शास्त्र में अपराध की व्याख्या के साथ एक तो देखो दंड शास्त्र का मतलब हो गया भाई जहाँ दंड वगैरह मिलेंगे, जहाँ दंड वगैरह के बारे में जिक्र किया जाएगा तो दंड शास्त्र के बारे में मिलेगा। अच्छा, अब बताइए, कभी कभी क्या होता है, आपने देखा भी होगा भाई जो 14 साल 16 साल 18 साल के नीचे के अगर लोग भी हैं अगर वहाँ पे, तो उनको सुधार गृह में रखा जाता है। अब आप आगे पढ़ेंगे लॉ एक्ट वगैरह में, तो वो एक प्रकार का डायग्नोसिस क्रिया को रिलेट करता है, इसलिए वो निदान शास्त्र का पार्ट बनता है। तो मेरे कहने का आशय यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो कहता है कि एक तो दंड शास्त्र और दूसरा कहता है निदान शास्त्र का अध्ययन होगा, जो दंड विधि के क्रमिक विकास, दंड विधि के क्रमिक विकास और अपराध के कारण और अपराध के नियंत्रण के संबंध में वैज्ञानिक विश्लेषण हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इनमें ना डायग्नोसिस होगी तो भी पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी आपको कि अपराध बेसिकली हुआ कहाँ से, क्या रीज़न रहा, क्या कारण रहा, तथ्य पता चलेंगे तब जाके डायग्नोसिस होगी, अदरवाइज डायग्नोसिस नहीं हो पाएगी। तथ्यों के ही आधार पे उपचार किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यूजीसी नेट समाज कार्य में ये चीज़ें बेसिकली मेंशन है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? प्लीज़ एक बार बताइए, क्लियर करिए एक बार आप लोग। अगर बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ आई फिर भी बताएंगे तो मैं हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ सर। हाँ, अब देखो इसने क्या कहा, हाँ कहा कि भाई अब आपको उसी निदान करना है तो जाहिर सी बात है उसका डेवलप करने के लिए कारणों को जानना अत्यंत आवश्यक है। अपराध के नियंत्रण के संबंध में उसकी वैज्ञानिक विश्लेषण करने की भी हमें अत्यंत आवश्यकता पड़ती है, बात तो सत्य है। फिर आगे क्या कहता है एक विद्वान रिचर्ड नाइस कि अपराध शास्त्र वह विज्ञान है जो अपराध और उसके निवारण या दंड विधियों का अध्ययन से संबंधित होता है। वही बेसिकली क्या कहलाता है, रिचर्ड नाइस के अकॉर्डिंग इसने कहा कि डिक्शनरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी यही है। तो ये डिफाइन एक प्रकार से इसके अकॉर्डिंग बताया गया है, डिक्शनरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बेस पर इसने डिफाइन किया कि ये अपराध शास्त्र, ये अपराध शास्त्र है, ठीक है। ये जानना अत्यंत आवश्यक रहेगा आप सबके लिए। अब आगे देखिए,
आगे कहता है अपराध शास्त्र की परिभाषा ये रही कि वह विज्ञान जहाँ अपराध और उसके निवारण और दंड विधियों का अध्ययन से संबंधित है वही अपराध शास्त्र होता है। अब इतनी परिभाषा आपके लिए इनफ है। आगे डॉक्टर कैनी कहता है कि अपराध शास्त्र वह अपराध है, अपराध शास्त्र वह अपराध विज्ञान है जो बेसिकली अपराध के कारण और विश्लेषण और अपराध के निवारण से संबंधित है। देखिए अलग अलग तरीके से विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा में इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। आगे कहता है सेली कि अपराध शास्त्र में मुख्यतः आचार्य संबंधित आदर्शों का अध्ययन। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आचार्य संबंधी आदर्शों का अध्ययन। आचार्य संबंधी आदर्श एक ऐसा नियम है जो विशेष रूप से स्थिति वाले या विशेष समूह वाले व्यक्ति की ही परिस्थितियों में किसी विशेष प्रकार का व्यवहार को रोकते हैं। यानी विशेष प्रकार का व्यवहार को रोकने का आशा यही होता है एक प्रकार से कि भाई कहीं ना कहीं अपराध को रोकना, मतलब अपराध का निवारण करना सेलिंग की परिभाषा है ना, ये आप कह सकते हो। जैसे ड्राफ्ट और इंग्लैंड के अकॉर्डिंग कहा गया ये परिभाषा। अब इतनी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है ना, बहुत सारी परिभाषाएं हैं बट याद करने की मेन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखेंगे, है ना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो कहता है कि सदरलैंड और क्रेजी के अकॉर्डिंग कि अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो सामाजिक घटना के रूप में अपराध की व्याख्या करता है। बहुत ही फेमस पर्सन सदरलैंड। मैं एक बार फिर आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, है ना, सदरलैंड के बारे में। और मुझे मालूम है कि आप सबको मालूम होगा सदरलैंड के बारे में। आप सबको मैं बता दूं, ये समाज कार्य और समाजशास्त्र में बहुत ही फेमस पर्सन है और इसे खास कर अगर जाना भी गया है तो वाइट कॉलर क्राइम में जाना गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? वाइट कॉलर क्राइम में एडवर्ड सदरलैंड का नाम आपने सुना है? एडविन सदरलैंड। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको नोट करें क्योंकि ये अपराध शास्त्र से बंधा है और इससे परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक बात तो आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आज के दिन 20 तारीख के दिन क्लास चली और उस दिन ये चीज़ें हमने याद कर लिया और वो था प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी 2009 का। देखो ये बेसिकली 2009 में एक इसके प्रिंसिपल्स आए थे, सिद्धांत आए थे उन चीज़ों को। वाइट कॉलर क्राइम के बारे में अगर मैं बात करता हूँ उसकी अवधारणा को लेकर तो वो 1999 में आया, 1939 में आया था। लेकिन वाइट कॉलर क्रिमिनोलॉजी या क्राइम की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये एक बुक के रूप में आई थी 1940 में। तो एडविन एच सदरलैंड बहुत फेमस पर्सन रहे हैं। का कहना है कि व्यावसायिक समूह सफ़ेद पोश अपराध के भीतर आपराधिक व्यवहार पर लागू होता है और उसी कंडीशन में इसको जाना जाता है ना। सदरलैंड जो है ना तुलनात्मक मनोविज्ञान में अपने सैद्धांतिक और अनुभवजन्य कार्य के लिए जाने गए। ये फेमस हुआ कैसे जानते हैं? तुलनात्मक मनोविज्ञान में अपने सैद्धांतिक, ये पीडीएफ में मिलेगा आप लोगों को, सैद्धांतिक और अनुभवजन्य कार्य के लिए जाने जाते हैं। ये है डीएसएसपी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्रिमिनोलॉजी में। ये नोट कर लीजिए, 20 तारीख बोल रहा हूँ, जिस दिन पेपर होगा उस दिन बोल देना, कहना कि सर सदरलैंड से पेपर क्वेश्चन नहीं आया था पेपर में, ठीक है, इससे सवाल आएगा। तो ये इसने अपनी भूमिका निभाया है। देखो जनक तो बेसिकली सिजारे लैम्ब्रोसो का नाम आएगा, आगे मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों से, आप निश्चिंत रहें उसके बारे में। फिलहाल तो अभी नाम आ गया एक सदरलैंड का, तो मुझे बताना पड़ रहा है ये सारी चीज़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अपराध पोष इसने दिया है तो जो है सफ़ेद पोष अपराध दिया है तो इसका मतलब क्या था? कोई बच्चा मुझे बताए जरा प्लीज़। श्वेत वसन अपराधी,
सर जो फॉर्मल जॉब करते हैं रिश्वत लेना। ऊपर लेवल की प्रोफेशनल जॉब। अच्छा, आप कह रहे हैं प्रोफेशनल जॉब कर रहा है बंदा, क्राइम कर रहा है और वो बेसिकली उसका छिप जा रहा है। जैसे अभी अभी क्या हुआ पेपर में, यूजीसी नेट में ऐसे ही कुछ हुआ, सफ़ेद पोश अपराध था ये। अब भाई अगर हाँ जी ऐसा हुआ सर। है, सफ़ेद पोश अपराध हुआ है, तो सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक कौन कौन से क्षेत्र? सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब मेहनत करती हो आप, बहुत अच्छा। ये 3 क्षेत्र, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र। इन क्षेत्र के उच्च पदों पर आसीन होते हैं कुछ लोग, है ना, उच्च पदों पर। ये नहीं कहते कि लाओ रिटायर हो जाएं, आसीन है उच्च पदों पर, और अपने लाभ के लिए क्या करते हैं, कानून तोड़ देते हैं। अब उनको पैसे मिले होंगे पेपर लीक करने का। अच्छा, मैं भी एक उदाहरण क्या पा गया हूँ, बार बार इसी को बोले जा रहा हूँ फिलहाल कोई नहीं है, बढ़िया है। सर लेटेस्ट तो यही है ना। लेटेस्ट तो यही है, सही कह रहे हो। अब अपने लाभ के लिए कानून तोड़ते हैं ये, परंतु अपने उच्च पद और ऊंची पहुंच के कारण कानून के पकड़ में नहीं आते हैं ये लोग। और जब पकड़ में नहीं आया तो हो गया सफ़ेद पोश अपराध। अब यूजीसी नेट का मान लो बाय द वे अगर सीबीआई जांच हो रही, अगर नहीं भी मिला तो समझ जाइएगा बस करो, वो तो छिप गया, है ना, पार्ट एक प्रकार से वो बन जाएगा। अब संबंध में रिश्वत लेना, जालसाजी, ट्रेडमार्क, पेटेंट उल्लंघन इत्यादि इस तरीके की चीज़ें आती हैं अपराध पोष के अंतर्गत। बड़ा गंभीर अपराध होता है। फिलहाल ये सदरलैंड बहुत फेमस पर्सन है जो इसको लेकर डिफाइन करता है सही तरीके से। कहाँ गया पीडीएफ, ये रहा। आगे बात करेंगे इसी परिभाषा में। अब देखो मैं आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को, है ना, इतना बहुत है आप लोगों के लिए, काफ़ी चीज़ें हैं जो अपराध शास्त्र के बारे में, केवल मैंने बेसिक चीज़ें बताई भी अपराध शास्त्र के बारे में कि ये उसकी मीनिंग हो गई आपका, एक परिभाषा हो गया, और ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए यहाँ आप अपराध को लेकर ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया गया है। मतलब आप ये कह लीजिए अपराध का महत्व। मेरा कहने का आशय ये है कि अपराध शास्त्र में बेसिकली ना पुलिस कर्मियों को आपराधिक व्यवहार और अपराधियों के बारे में जानकारी देता है। अपराध शास्त्र क्या करता है, समझिएगा बात को। पुलिस कर्मियों को आपराधिक व्यवहार और अपराधियों के बारे में जानकारी देता है। तो अपराधी अपराध क्यों करते हैं और अपराधियों के क्लासिफिकेशन टाइप के बारे में भी जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। भाई इतने टाइप के, इतने इतने एरिया के डिफाइन करता है, तो वो रिप्रेजेंट कर देता है एक प्रकार से। तो मेरे कहने का आशय ये है कि अपराध शास्त्र एक विषय के रूप में अध्ययन किए जाने वाला अपना महत्व है। मानव की अधिक धन इच्छा, भौतिक इच्छाएं, एक दूसरे के प्रति घृणा हो गया, ईर्ष्या हो गया, संदेह हो गया, अविश्वास हो गया आदि अपराधों का प्रमुख कारण बन जाता है कि नहीं? बताओ, इसमें से घृणा हो जाए, आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, है ना, संदेह का मतलब क्या था, शक कर रहे हो, अविश्वास आदि अपराधों का प्रमुख कारण बन जाता है। और अपराध शास्त्र के अंतर्गत अपराध के कारण या उनके निवारण के उपायों पर विचार किया जाता है फिर, है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ये पीडीएफ क्लास समाप्त होने के बाद अभी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ईजिली मिल जाएगा। इस कारण वर्तमान समय में अपराध शास्त्र का महत्व बढ़ गया। चलिए देखते हैं किन किन बिंदुओं पर बातचीत करेंगे, किस तरीके का अपराध। जैसे वैसे देखो आपको मालूम है, जानलेवा हमला हो जाए, चोरी हो जाए, चोरी तो आए दिन होती है, धोखाधड़ी तो पल भर में, मतलब सेकंडों पल पल चलता रहता है, कब कौन आपको धोखा दे जाए ये कोई भरोसा नहीं है किसी को। धोखाधड़ी, चोरी, हमला इत्यादि ऐसे अपराध हैं जो उदाहरण माने जाते हैं इसके। आज की वर्तमान समय में बढ़ रहे हैं इस तरीके की चीज़ें, है ना। जालसाजी, रिश्वत वगैरह आप लोग देख ही रहे हो, है कि नहीं। मानव शरीर एवं संपत्ति के विरुद्ध अपराध, सामाजिक आर्थिक प्रकृति के अपराध या पर्यावरण एवं जल के प्रदूषण से संबंधित अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध, श्रम और कारखाने की समस्या से संबंधित अपराध आदि अपराध लोग के राजकोष पर भारी असर डालता है, जिसका संयुक्त सर्वेक्षण से भी प्रत्येक वर्ग में वैध धनराशि का पता लगाया जा सकता है, जो अपराध समस्या के अध्ययन के लिए आवश्यक बनता है।
कहने का शायद पहले पॉइंट में ये रहा, इंपॉर्टेंस दिया, इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व बताया, कहा कि भाई संपत्ति के विरुद्ध भी अपराध होता है, मानव शरीर के आधार पर भी अपराध होता है, सामाजिक आर्थिक प्रकृति के आधार पर भी अपराध होता है, पर्यावरण एवं जल के प्रदूषण से संबंधित भी अपराध होता है। बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रम है, कारखाना है, वहाँ पे भी अपराध होते है ना। अपराध तो हर जगह समझो, ऐसा लग रहा है जैसे इन्वॉल्व है, हर जगह इन्वॉल्व है अपराध, है ना। अपराध आगे कहता है आपसे कि अपराध शास्त्र की वह मूल धारणा है। मूल धारणा का मतलब होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है। ये बात तो सत्य है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन परिस्थितियां और सामाजिक परिवेश उस व्यक्ति को अपराधी बना देता है, अपराधी वो हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों से घर में कि भाई अच्छे के साथ घूमो टहलो, अच्छे लोगों के साथ चलो फिरो, अच्छे लोगों से बातचीत करो। इसीलिए जब वहाँ का वातावरण है, जो वहाँ का पर्यावरण है, जो परिवेश है, जो व्यक्ति हैं, जो कंडीशंस, जो स्थितियाँ हैं, वह व्यक्ति को अपराधी बना देती है। और इसी के अधीन अपराधी मनोवृत्ति के सुधार करके उसे समाज में विधि का पालन करने वाला सामान्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। और यही एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर की एक भूमिका बनती है कि उस सेवार्थी या उस क्लाइंट या उस व्यक्ति के मनोवृत्ति में सुधार करे। उसकी मनोवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड में सुधार करे। उसके एटीट्यूड में सुधार करके उसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, समाज में एक सकारात्मक वो व्यवहार कर सके, है ना, लोगों के साथ अपनी एक अहम भूमिका निभा सके और समाज में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। और ये कार्य बेसिकली एक मेडिकल सोशल वर्कर करता है। अब पेपर यहाँ से सवाल अगर बन भी जाए अपराध को लेकर ना, तो दोनों पॉइंट को मैच कर देगा। ये अपराध शास्त्र को भी मैच कर देगा, सोशल वर्क को भी मैच कर देगा। तीसरा, अपराध शास्त्र वह महत्व है कि इसके द्वारा सामाजिक सुरक्षा और सुदृढ़ता को सुनिश्चित की जाती है। देखो जाहिर सी बात है, अपराध शास्त्र का इम्पोर्टेंस ये भी है कि जो समाज में सुरक्षा, जो सामाजिक सुरक्षा है, उसको एक प्रकार से सुदृढ़ बनाती है। सुदृढ़ मतलब तटस्थ बनाती है। कहता है कि आज सामाजिक तथ्य और विधि का उल्लंघन करने वालों को सदाचारी बनने में सहायक होती है। दंड का भय अपराधी को अपराध से दूर रखने के लिए सख्ती का कार्य भी करती है। बात सही, अगर आप दंड नहीं देंगे ना व्यक्ति को, तो जाहिर सी बात, तो व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा उल्लंघन करने लगेगा कानून का। समाज में असामाजिकता फैल जाएगी, है ना, विभिन्न प्रकार के अपराध और फैल जाएंगे। भय का होना ज़रूरी है। और भय बेसिकली मिलेगा कहाँ भाई, यही सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, और भी काउंसलर वगैरह हो गए, और भी पुलिस प्रशासन भी है आपका वहाँ पे, कानून भी है आपका वहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस भी आपका वहाँ पर है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली रोकता है इस प्रकार से। ये समाज की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है और ये बात सत्य है। इसी के अध्ययन में समाज सेवा, देखो एक समाज कार्य, एक समाज सेवा है। अपनी इच्छा से कर रहे हो तो समाज सेवा है। अपने विधि और माध्यम और टेक्निक और टूल्स और उपकरण टेक्निक से कर रहे हो तो समाज कार्य है। इसमें एक बात कही गई, थोड़ा समझिएगा, कि इसके अध्ययन में समाज सेवा भी की जा सकती है। जैसे व्यवसायियों को जो सामाजिक सेवा करते हैं उनके लिए अपराध शास्त्र की जानकारी आवश्यक होती है। इस प्रकार मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिवक्ता, कारागार अधिकारी, परिवीक्षा, पैरोल अधिकारी के लिए आवश्यक है उसे अपराध और आपराधिक व्यवहार से जुड़े सभी पहलुओं को पर्याप्त जानकारी, जिससे वह अपराधियों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके। सिंपल सी बात है। अगर आपने समाज सेवा की भूमिका या कर रहे हैं, यहाँ पर रोल अदा कर रहे हैं अपराध शास्त्र में, तो इस प्रकार से आप ये बात कह सकते हो कि पैरोल परिवीक्षा अधिकारी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपराधी व्यवहार से जुड़े जो भी पहलू हैं उसकी पर्याप्त जानकारी आपके पास हो और अपराधियों के साथ अच्छा व्यवहार आप करें, है ना। आप इसलिए अच्छा व्यवहार कर रहे हैं अपराधियों के साथ ताकि वो अपराधी सुधर सके, समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ सके, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, है ना। और ज़रूरी है ये करना, ये ज़रूरी है करना। अपराध के बारे में सर एक बार मेरे पास ऐसा केस आया, जेजीबी से रेफर होके आया कि उस बच्चे ने मर्डर कर दो, मतलब चोरी कर दी थी, ठीक है, और जज के घर में ही चोरी की उसने। तो वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया, तो मैंने पूछा उससे कि अगर आप दोबारा से सोसाइटी में रीइंटीग्रेट होते हो, आप दोबारा से घर जाते हो तो क्या करोगे सबसे पहले। तो उसने छूटते ही ये जवाब दिया, पहले उस दोस्त को ढूंढूंगा जिसने मेरे साथ चोरी की थी और मेरे सारे पैसे लेके भाग गया,
उसको पकड़ूंगा और उसको मार दूंगा जान से। मतलब बताओ, अब देख लो, कुछ तो ऐसे भी हैं, अब इनको क्या सुधारा जाए? हैं, जिनकी ये प्रवृत्ति ही इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, उनको क्या सुधारा जाए? बिल्कुल सर, उसको तो सोसाइटी में रीइंटीग्रेट भी नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि क्या पता उसी को खतरा ना हो और बाकी लोगों को भी है, और अगर वो चोरी फिर से करने लग गया फिर, भाई तो उसको यही दोबारा चीज़ से है। हमने सीसीआई में ही भेजा, फिर ऑब्जर्वेशन होम में। नहीं तो वो पता है, ये इसको बोलते हैं, एक होता है साइको, जानते हैं आप साइको? यस सर, यस सर। ये साइको ही टाइप को, उनकी तो मैं कहता हूँ इस जगह पे काउंसलिंग करने बजाय ना थेरेपी उनको दी जानी चाहिए। ये वही सर उसकी थेरेपी ही चल रही है अभी। हाँ, वो इसका एक ही इलाज ही है मैडम। अगर उसने जवाब इस तरीके से दिया कि वहाँ पे जाऊँगा, उसको फिर पकड़ूंगा, मारूंगा, मेरे पैसे क्यों लिया, तो यहाँ अब वो काउंसलिंग काम आने वाली, यहाँ पे उसे केवल थेरेपी से ही सुधारा जा सकता है, और ये सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि ये अभी सुधरा ही सर। नहीं है। वो पहली बात तो ये है, वो भले आपने वहाँ पे बंद कर, लेकिन वो सुधरा नहीं। वो साइको टाइप का ही, आप उसमें साइको भी कई भागों में डिवाइड है ना। आप जब डीप में कभी क्लासेस, आप तो केवल पढ़ने, हम लोग पढ़ते हैं यूजीसी नेट वगैरह के बारे में, इसके बारे में अगर जब कभी सिलेबस पढ़ा जाए, MSW वाला कोर्स ना, तो बहुत बढ़िया कोर्स होता है, क्योंकि बहुत डिटेल जानकारी फिर तब वहाँ पे मिलती है, और वहाँ पे बहुत सारी थेरेपी आ जाती है, फिर CBT RBT बहुत सारी थ्योरी है, वो सारी थ्योरी फिर कवर होती है, वहाँ बेटर होता है। तो वो चीज़ें होती है। फिलहाल तो वहाँ पे उसके लिए मैडम वही थेरेपी बेटर रहेगा, है ना। और आप उसमें भी जी चीज़ें सर। कर नहीं सकते, हिंसा हो गया, सेक्स हो गया, ड्रग्स हो गया, ये सारी चीज़ें बेसिकली उससे क्या होते हैं, वो लोग ग्रसित होते हैं इन चीज़ों से। भेदभाव, सड़क, ड्रोग और चोरी इत्यादि बहुत सारी घटनाओं से घटित होते हैं वो लोग। अपराध शास्त्र का उद्देश्य, आगे देखिए पढ़िए, अपराध शास्त्र के उद्देश्य का अगर बात करें तो अपराधी के व्यवहार और उसके कारणों का अध्ययन करना है, जिससे कि वे उसमें सुधार किया जा सके, और उन बातों या परिस्थितियों को भी व्यक्ति के आचरण को अपराधी स्वरूप प्रदान किया जा सके, और उसे समाप्त भी किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है कि अपराधी के व्यवहार और उसके कारणों का जब आप अध्ययन कर लेंगे ना सही तरीके से, तो हम, ये बात सत्य है कि हम उसे सुधार सकते हैं, उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मे बी जब भी कभी आप ऐसे शब्दों को यूज करें ना, कर दूंगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं, कर सकते हैं, मे बी, और पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं। तो सोशल वर्कर यही यूज करता है, सब हो सकता है, कर सकते हैं। मानव अधिकारों का उल्लंघन और समाज कार्य अभ्यास, ये देखिए कल पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। मानव अधिकारों का उल्लंघन, ये UGC नेट का पॉइंट आ गया है थोड़ा सा, जो कि समाज का उल्लंघन है और समाज कार्य अभ्यास का मानवाधिकार, तो ये आपको कवर हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा पॉइंट नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, ठीक है। अब आपकी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, आप निश्चिंत रहें। इस महीने में आप लोगों का लगभग टोटल मैं कवर कर दूंगा, जुलाई के महीने में ये अपराध समाप्त हो जाएगा, आप निश्चिंत रहेंगे। DSSB के बच्चे केवल अभी ये काम करेंगे आप लोग कि मैं आपको वीडियो ये जो दे रहा हूँ, ये आपको देखना है, जो नोट्स दे रहा हूँ ये आपको देखना है, नोट्स वगैरह भी देखनी है। लेकिन जो मैंने सोशल वर्क और सोशोलॉजी जो पढ़ा चुका हूँ, DSSB के बच्चों को बता रहा हूँ, वो ज़रूर आप लोग समय निकाल के देखें, उनके नोट्स को देखें, क्योंकि वो बड़ा मददगार आपके लिए साबित होने वाला है, ठीक है। ये काम ज़रूर आप लोग करिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है, क्योंकि अब DSSB में फाइट नहीं रह गई, ये सिलेबस आने के बाद तो बच्चे बहुत घबरा गए होंगे, है ना। मैं तो कहता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर चैनल वाले भी इसमें सिलेबस में समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या कराएं क्या ना कराएं, इतना बड़ा सिलेबस क्या कराएं क्या उठाएं, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहें, केवल आपको वही जो मैं बता रहा हूँ ये करना। कब सोशल वर्क और सोशोलॉजी तो मैंने करवा दिया, कुछ जो भी चीज़ें हो गया, जो नहीं हुआ मैं करवाऊँगा, उसको आप देखें 1 महीने। बाकी ये क्लासेस चलाएँ आप लोग, ये देखें नहीं, कॉपी भरेगी आप लोगों की, नोट्स बना लीजिएगा, ढंग से करिएगा, और उसके बाद आप लोगों के बीच बीच में प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस भी करते रहना है आप लोगों को। अब फिर परीक्षा देने जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी जो भी चीज़ें आएंगी आप इजीली टैकल करेंगे। और मैं कहता हूँ भाई अगर उसने दिया है अगर सिलेबस ना, तो हमें इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आयोग कोई भी चीज़ अगर आपके सामने रख रही है तो कभी उसे हल्के मत लीजिए, है ना। कब क्या हो जाए, कब किस तरीके से चीज़ आ जाए, कुछ पता नहीं चलता, है ना, है कि नहीं। अब भाई हम तो ऐसे है कि नहीं कि उससे मिले हुए हैं कि भाई बता तूने क्या लेना है, कौन सा क्वेश्चन पूछना है, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनाया, पेपर बता कहाँ से बना। अब हमारे जानकार तो है नहीं वो, नहीं तो हम वही उसी टॉपिक को लेकर चलते हैं। किसी को नहीं पता ये होता, किसी को भी नहीं पता होता,
सब केवल एक अनुभव भर बताते हैं, है ना। अभी DSSB पहली बार क्रिमिनोलॉजी कितना सिलेबस दे दिया भाई। मैं कहता हूँ कि हो सकता है आज तक बहुत कम सवाल आ रहे थे पीछे, इस बार DSSB ने सिलेबस दिया उठा के, तो हो सकता है कुछ ज़्यादा देते सवाल, हो सकता है भाई। देखो मैं ये से इसलिए कर रहा हूँ, हो सकता है। बाकी सोशल वर्क और सोशोलॉजी तो आपका कवर होना चाहिए, है ना। तो आज के लिए बस इतना रखिए, मिलते सर वो तो हैं। कवर हो गया जी क्या सर, करें? सोशियोलॉजी का सोशल वर्क तो हो गया कंप्लीट। हाँ वो तो कंप्लीट होगा, बाकी जो भी चीज़ें बचेंगी वो भी मैं आपको करवा दूंगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन 1 हफ्ते क्लास ले लूँगा तो हो सर जाएगा। इतना अच्छा एग्जाम गया था सोशियोलॉजी नेट का, और 195 के समथिंग क्वेश्चन बन रहे थे, आंसर 196 इन्होंने कैंसिल कर दिया। देखो जो कुछ होना था हो गया अब, ठीक है। अब याद मत करो उसे। अब दुख करके कुछ नहीं फायदा सोनी, अब जो दूसरा होगा उसी पे फोकस करना है। बिल्कुल 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 सही सोचा आपने। जो भी करना है आगे ही करना है ना। सर जो अभी नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट होगा न्यू डेट पर, हाँ प्रवीण जी बताएं। तो सर मेरा थोड़ा सा ये पूछना था आपसे कि ऐसी क्या फास्ट रणनीति बना लें कि फिर से पूरा रिवाइज हो जाए और उसको हम बहुत अच्छे से अपना और भी जो कमियां रह गई उसको भी कैप्चर कर सकें और भी अच्छे से कमांड बना सकें उस पर। ये आपने बहुत बढ़िया सवाल ये किया है। मैं प्रवीण जी यही कहूँगा कि इस समय आप लोगों को ना जो चीज़ें, जैसे आप लोगों ने गलती किया है, मुझे लगता है कि वर्ष याद करने में, मुझे लगता है कि जी कुछ सर। विद्वानों के नाम को लेकर, कुछ योजनाओं को नाम को लेकर थोड़ी सी मिस्टेक की है। मैं चाहता हूँ कि उन पे थोड़ा सा आप लोग एक बार फोकस कर लें, है ना। जी सर, बरस हुए, लेखक हुए और उनके वो डे हुए जो डे में पूछे जाते हैं, जी ये खासतौर पर बहुत कंफ्यूजन और फैक्ट डाटा रहते हैं तो याद रहते नहीं है ज्यादा, वो भूल जाते बार बार, तो उनको बार बार प्रैक्टिस करके थोड़ा सा रिमेम्बर करेंगे बार बार। यही एक, हाँ इस समय यही आपके पास एक गोल्डन चांस है कि ये चीज़ें कर लें आप, सबसे बेटर है ना। जैसे कि मैंने आपको एक SDG है, SDG को कंठस्थ कर लें, SDG को कंठस्थ कर लें, है ना। और साथ ही साथ मैंने देखो समूह की आपकी अवस्था बताई थी, समूह की अवस्था को भी कंठस्थ कर लें आप लोग, है ना। एंड कुछ किताबें हैं जैसे जिसमें मैंने नोट करवाया था रेडिकल सोशल वर्क के बारे में 1975 में, रॉय बेली एंड बेक के बारे में, ये थोड़ा सा कंठस्थ कर लें। कम्युनिकेशन को कंठस्थ कर लें। कुछ योजनाएं होती हैं जो असंगठित और संगठित क्षेत्र की हैं, उनको कंठस्थ कर लें। यही चांस है आपके पास, क्योंकि ये ऐसा नहीं मैं सवाल को ही देख के बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आगामी परीक्षाओं में भी इसी के ही इर्द गिर्द जी सर। होंगे, है ना, आगामी परीक्षा में। तो सर इस बार का जो क्वेश्चन पैटर्न रखा उन्होंने, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन डाल के फिर उसको आरोही क्रम में, फिर उसको अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में मतलब एक को अंदर 4 क्वेश्चन बना दिए उसमें। अरे उसने बहुत बढ़िया गेम खेला था, ऐसी बात नहीं है। बच्चे सोच रहे थे बहुत इजी ले रहे थे, इजी नहीं क्वेश्चन था, बहुत टफ था। बेसिकली आरोही अवरोही में तो बहुत बच्चे, अब भाई 2 तो याद थे वर्ष, तीसरा याद। हाँ जी, जो दो उसको फिर आरोही में जमाना, अगर पूरा ऊपर पता है, पूरे स्तन पता है तो वो आरोही में जमेगा, नहीं पता तो नहीं जमेगा वो। बिल्कुल, तो इसलिए तो भाई अगर उसमें 4-5 पॉइंट दिया, 4-5 पॉइंट जी। में 2-3 तो याद हो जाते थे इजी। हाँ, एक तो ऐसे में आराम था से। जो याद ही नहीं होता है ना। तो ऐसे में कई बच्चों ने मुझे मैसेज करके बताया भी था। तो भाई दिक्कत यही है, क्योंकि यही इस समय मौका है कि जो चीज़ें हैं उसको आप याद कर ले, वही बेटर है कि नहीं। जी क्यों सर। शुभांगी जी, सही बात है ना, बताओ। चलो ठीक है प्रवीण जी, जी है ना। सर। तो अब तैयारी करो इसीलिए, बाकी बीच बीच में जैसे कोई अपडेट वगैरह आता है मैं आपको लेके आऊँगा, बताऊँगा। और क्वेश्चंस वगैरह उसको देखो, और जो भी चीज़ें बनती रहे। अभी तो बच्चे बहुत, समझो एक प्रकार से हरासमेंट नहीं होता, जैसे एक बार थकान सी होती है, बच्चे बड़े थक गए जी सर, जी हैं। सर। और बहुत सारा ऐसा लगा कि जब पेपर हो गया कम से कम थोड़ा दिन रिलैक्स करेंगे। MTPSC का पेपर 23 जून का मेरा,